अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोग को खुश आमदीद कहता हूँ। नए आने वालों से पीला काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दें। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दो भाई मुल्क से फरार हो गए और हम बताएंगे कि वो दो भाई कौन है। इमरान खान साहब को मजीद कितना अर्सा जेल में रखा जा सकता है। 26वीं तरमीम के बाद जनाब 27वीं तरमीम की तैयारियां शुरू हैं। 27वीं तरमीम हो पाएगी या ये 26वीं तरमीम को दबाने का एक हिस्सा बनेगी। उसके बाद जो जस्टिस या अफरीदी साहब हैं, उन्होंने फुल कोर्ट बेंच बुलाया है कल की डेट में। अब देखते हैं आगे पाकिस्तान के अंदर क्या होने जा रहा है। बात स्टार्ट करते हैं। दो भाई जो है वो मुल्क से फरार हो गए हैं और दोनों भाई मुल्क में इकट्ठे दाखिल हुए और उन्होंने फस्तायत और बर्बरियत का दौर खेला पाकिस्तानी अवाम के साथ और उस दौर को उन्होंने एंजॉय किया 2.5 साल को पाकिस्तान के अंदर। और उसके बाद वो अपने अपने आबाई गाँव में चले गए। सगे भाइयों की कहानी तो नहीं है, लेकिन इन्होंने रोल सगे भाइयों से ज़्यादा अदा किया है। काजी फायज ईसा साहब ने शहबाज शरीफ साहब से ज़्यादा बड़ा रोल अदा किया है नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी में। अदरवाइज़ नवाज शरीफ साहब कभी पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते थे। जिस वक्त इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में वो वापस नहीं आए, तो अब भी वो कभी वापस नहीं आते। लेकिन चूँकि काजी फायज ईसा साहब नवाज शरीफ साहब के एक मंचले भाई हैं और उन्होंने जिस वक्त चीफ जस्टिस का ओहदा संभाला पाकिस्तान के अंदर आज से 2.5 साल पहले, तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आने की दावत दी। जबकि उससे पहले उनके भाई वज़ीर आज़म रह चुके थे। उनके भाई साहब जो है वो जनाब एक ख़ास आदमी थे इस्टेब्लिशमेंट के। उनका जो भतीजा था वो वज़ीर आला पंजाब रह चुका था। उनकी जो बेटी थी वो वज़ीर आला पंजाब बनने की तैयारियां कर रही थी, लेकिन फिर भी नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए थे। जैसे ही इनके मंचले भाई जस्टिस काजी फायज ईसा साहब एक्स जस्टिस काजी फायज ईसा साहब विराजमान हुए सीट के ऊपर, तो उन्होंने इस चोर और डाकू के लिए तमाम तर रास्ते खोले ताकि ये दोनों भाई मिल बांट कर खा सकें, यानी कि काजी फायज ईसा साहब और नवाज शरीफ साहब। फिर आप लोगों ने ये भी देखा कि मुल्क के अंदर क्या हुआ। इलेक्शन हुए। इलेक्शन होने के बाद 8 फरवरी को नवाज शरीफ साहब, जिनका नाम बड़े बड़े अखबारों की सुर्खी बना, नवाज शरीफ साहब जो है वो जनाब वज़ीर आज़म वो पाकिस्तान बनेंगे। वज़ीर आज़म की स्पीच की गई इवनिंग ऑफ द इलेक्शन, तो फिर भी फार्म 47 के ऊपर इनको जितवाया गया बड़ी मिन्नत और तरलों के साथ। जिस औरत का ये मुकाबला कर रहे थे वो आज भी खड़ी है, वो आज भी डटी हुई है। वो एक पेशेंट औरत है, वो आज भी खड़ी है। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर यास्मीन राशिद की। वो पाबंदे सलासल है, उनको सलाखों के पीछे फेंका हुआ है इस आदमी की वजह से। अब देखना था ये था कि काजी फायज ईसा साहब जिस वक्त ये इस कुर्सी से उतरेंगे, इन्होंने बड़ा टिल लगाया जनाब नून लीग वालों ने कि काजी फायज ईसा साहब जो है वो इस हुकूमत का हिस्सा रहें, यानी कि इनको हेल्प आउट करते रहें एज ए चीफ जस्टिस के तौर के ऊपर। उनकी मुद्दत मुलाजमत में उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, उनकी एज को एक्सटेंड कर दिया जाए, जो सर्विस की एज होती है 60 से 63 कर दी जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उसकी एक रीज़न है। मैं आपको लास्ट कोई 1 महीने से ये बात बता रहा हूँ कि हमारे जो चीफ हैं, आर्मी चीफ जो हैं हाफिज साहब, वो ये बात नहीं चाहते थे कि काजी फायज ईसा साहब जो है वो मज़ीद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहें। वो चाहते थे कि इनकी जगह पे कोई और आदमी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो। इनकी आपस में क्या खार थी आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। हालांकि जो काजी फायज ईसा साहब है वो बहुत ही ज़्यादा ताबेदार थे। वो ये बात ज़रूर कहते थे और वो कहते हैं ना कि एक जो मुर्गा होता है वो सुबह सुबह उठ के अजान देता है, तो वो ऐसे ही अजानें देते थे कि हमारी जो इस वक्त की ये इस्टेब्लिशमेंट है वो किसी किस्म का भी रोल अदालतों के अंदर, कोर्ट्स के अंदर अदा नहीं कर रही। जबकि उन्हीं के दौर में बहुत से सहाफ़ियों को उठाया गया, उनको पाबंदे सलासल किया गया। इमरान खान साहब को उठाया गया, उनकी वाइफ को उठाया गया, उनकी बहनों को उठाया गया। और जो मौजूदा जस्टिस वहाँ के थे या जजेस थे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, उनको धमकियाँ मिली, धमकी अमेज़ खतूत मसूल हुए। वो कौन बेचता था उनको?
लेकिन फिर भी ये बात इस चीज़ को नहीं मानते थे कि ऐसी कोई बात है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमारे जजेस को जो है वो थ्रेट करती है, जबकि जजेस काफ़ी दफ़ा काजी फायज़ ईसा साहब को ख़त लिख चुके थे, लेकिन काजी फायज़ ईसा साहब अपनी सीट को एंजॉय कर रहे थे और इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाने की हर लम्हा कोशिश करते थे। लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने उस वक़्त भी 8 फरवरी को काजी फायज़ ईसा साहब के मुंह के ऊपर कालक मली, ये साबित किया कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, इमरान खान के साथ अवाम खड़ी है और पाकिस्तान के जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे वो इमरान खान साहब होंगे। लेकिन काजी फायज़ ईसा साहब ने अपनी बर्बरियत को जारी रखा और जो फॉर्म 47 के ऊपर जीते हुए लोग थे जिनके खिलाफ केस हुए, उनकी सुनवाई को ख़त्म किया और उनको उन सीटों पर विराजमान रहने का हुक्म सादर किया। अब जो कि ये सारे मामलात सामने आ चुके थे तो फिर दोनों भाई ने सेम डे में फ़्लाइट्स ली। एक भाई निकला है जनाब हमारे ज़राए के मुताबिक काजी फायज़ ईसा साहब स्पेन की तरफ, और दूसरे भाई निकले हैं पहले दुबई से फिर यूके पहुंचे हैं। जब यूके पहुंचे तो उनका वहाँ पे पुरतपाक किस्म का इस्तकबाल किया। पीटीआई कारकुनान ने, वहाँ के रहने वाले लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए और सबसे फेमस नारा जो वहाँ पे लगा वो ये था कि मरियम के पापा चोर हैं, जो कि पाकिस्तान में भी काफ़ी फेमस हुआ है। बच्चे बच्चे को पता है कि इस नारे को कि वो ये नारा जलसों में, रैलियों में इस्तेमाल किया जाता है पीटीआई की कि मरियम के पापा चोर हैं। और ये नारे जनाब एवन फील्ड अपार्टमेंट के सामने पीटीआई के कारकुनान ने लगाए और जो नवाज शरीफ साहब की गाड़ी थी उसके आगे, उसके बोनट के ऊपर एक परचम था पीटीआई का और वो बार बार वो परचम लहरा रहे थे नवाज शरीफ साहब के मुंह के ऊपर, सर के ऊपर, ताकि इनको शर्मिंदगी महसूस हो। इनके अपने ही कुछ चाहने वाले एवन फील्ड अपार्टमेंट के अंदर गए सेल्फीज लेने के लिए, लेकिन वहाँ की पुलिस ने उनको धक्के मारकर और घसीट कर बाहर निकाला। वहाँ पर कोई 144 नाफज नहीं हुई, वहाँ पर किसी के ऊपर शेलिंग नहीं गिराई गई, ना टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ। अब आप देखें कि हर जमहूरी मुल्क के अंदर एहतजाज का हक होता है, लेकिन पाकिस्तान जमहूरी मुल्क कहलाता तो है, लेकिन यहाँ पर किसी को किसी किस्म के कोई एहतजाज का हक नहीं है। अब चूँकि इसको ये लोग डिफेंड नहीं कर पा रहे तो फिर इन्होंने यही सोचा कि चूँकि अदालतें चेंज हो चुकी हैं, या अफरीदी साहब जो है वो विराजमान हो चुके हैं, नवाज शरीफ साहब को किसी वक्त भी फॉर्म 47 को जो है वो ख़त्म करके इनसे सीट वापस ली जा सकती है। वज़ीर आज़म बनने वाले रुसवा होकर दोबारा अपने आबाई गाँव पहुँच गए। जस्टिस जो या अफरीदी साहब उन्होंने फुल कोर्ट बेंच कल बुला लिया है। अब देखते हैं कि कल क्या होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि नून लीग के ज़राए ये कहते हैं कि नून लीग के अंदर जो बात चल रही थी वो ये थी, जिस वक्त हम तीसरे नंबर वाले जज को यानी कि मंसूर अली शाह साहब और दूसरे जस्टिस मुनीब साहब, और उसके बाद जो ये नंबर बनता था या अफरीदी साहब का, अगर हम या अफरीदी साहब को लगाते हैं तो ये उनकी इज्जत की खातिर कहेंगे कि जी हम नहीं लगेंगे। फिर जो चौथा जज होगा वो नून लीग की मर्ज़ी का होगा, लिहाजा वो आ जाएगा। लेकिन तमाम तर तदबीरों के ऊपर पानी फेर दिया गया। जस्टिस जो या अफरीदी साहब है उन्होंने अपना ओथ लिया और सदर आसफ अली जरदारी साहब ने उनसे ओथ लिया। कल फुल कोर्ट बेंच होने जा रहा है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगर हम ये चीज़ नोट डाउन करें कि नवाज शरीफ साहब के पास जो रही कसी जो इज़्ज़त थी वो भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट में ने उनको सड़कों के ऊपर घसीट कर नवाज शरीफ साहब को ये तमाम तर इज़्ज़त रही सही भी ख़त्म कर दी, यानी कि फॉर्म 47 तक उनको ले आए। उनकी जो इज़्ज़त है उनके कारकुनान करते थे, अब मेरा ख्याल है 80% कारकुनान भी, बेशक उनके दिमागों के अंदर भूसा भरा हुआ है पटवारियों के, लेकिन वो समझ चुके हैं कि ऐसा नहीं चलेगा। नवाज शरीफ साहब वाकई चोर है। अभी तो कोई जेल नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, नवाज साहब पहले ही अपने भाई गाँव वापस चले गए हैं और मेरा ख्याल है कि अब वो पाकिस्तान कभी भी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि जो हालात इस वक्त चल रहे हैं तो किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। या अफरीदी साहब ने जो कल इजलास बुलाया, अब देखते हैं कि उस इजलास के अंदर क्या होने जा रहा है। क्या कोई सरप्राइजिंग इजलास हो सकता है या फिर नॉर्मल रूटीन का वो इजलास होगा।
और मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब साहब जो हैं वो क्या रोल अदा कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब तो नून लीग के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि इन दोनों जो सीनियर जजेज़ हैं यही अफरीदी से, तो इनको चाहिए कि ये आपको अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए इस्तीफ़ा दे दें। जैसा कि आपने देखा होगा कि आर्मी के अंदर जब कोई जूनियर जर्नैल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनता है तो उससे जो सीनियर चीफ होते हैं वो तमाम तर लोग इस्तीफ़ा दे देते हैं और अपनी नौकरियों से हाथ धोकर घर वापस चले जाते हैं। ये सोच रहे थे कि ऐसा ही होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, जिस वक्त हम 26वीं तरमीम के तहत इस एक आइनी बेंच बना देंगे और उसके बाद हम सिलेक्शन करेंगे कि किसको सिलेक्ट करके लेके आना है, और हम सबसे थके हुए जज को सिलेक्ट करके ले आएंगे और अपनी मर्ज़ी के फैसले करवाते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आने वाले दिनों में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या होता है। 26वीं तरमीम को लेकर जनाब बड़ी चहम गोइयाँ चल रही है, कॉन्स्पिरेसी चल रही है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। ये देखने में ये आ रहा है कि जो 26वीं तरमीम आई है उसके बाद अब जो ये आवाज़ें उठ रही हैं कि 27वीं तरमीम भी लाई जाएगी, ये सिर्फ एक इसलिए ये आवाज़ें उठाई जा रही हैं ताकि जो 26वीं तरमीम हुई है उसको दबाया जा सके, उसको एंडोर्स करवाया जा सके और ये अदालत भी उसको मान ले ताकि आने वाले जो दिन होंगे उसमें 26वीं तरमीम को कोई हाथ ना लगा सके। मेरा ख्याल है कल जो फुल बेंच होगा या अफरीदी साहब का, उसके अंदर ये 26वीं तरमीम जो है ज़रूर डिस्कस होगी और इसको उड़ा कर रख दिया जाएगा, इसको वापस कर दिया जाएगा ये इस तरमीम को, क्योंकि ये इसी तरह से है जिस तरह आप अदालतों को भी अपने कब्ज़े में लेना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअल हम ये कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट आर्मी हमारा जो है वो पाक और साफ अदारा है, उसके अंदर करप्शन नहीं होती, उसके अंदर कोई भी ऐसे मामला नहीं होते, मेरिट के ऊपर काम होते हैं। ये मेरिट भी हमारी ये जो गवर्नमेंट्स होती हैं इन्होंने ही ख़राब किया हुआ है। अगर मेरिट के ऊपर काम होते हों तो हर आने वाले चीफ को ये बात पता होनी चाहिए कि नेक्स्ट नंबर जो है वो मेरा है और मैंने पाकिस्तान की खातिर क्या करना है, ना कि आप दो ऊपर वालों को छोड़कर तीसरे को ले आए। यही कुछ इन्होंने अदालतों के अंदर किया, हमारी गवर्नमेंट ने इन्होंने ये करने की कोशिश की कि हम अदालतों को कंट्रोल कर लेंगे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट अदालतों को कंट्रोल कर लेगी। अब देखते हैं कि जो हमारे याह्या अफरीदी साहब, जस्टिस याह्या अफरीदी साहब आए हैं, ये भी कंप्रोमाइज्ड हैं या फिर मेरिट पर फैसला करने वाले हैं। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान को ज़रूरत है वो मेरिट के ऊपर फैसलों की है, क्योंकि पाकिस्तान की माशियत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पाकिस्तान के अंदर हमारा अदालती निज़ाम मजबूत होना बहुत ज़रूरी है ताकि इंसाफ लोगों की दहलीज तक पहुँच सके और अवाम जो है वो किसी डर और खौफ के बगैर अपना बयान किसी भी जगह पर रिकॉर्ड करवा सके ताकि उनको किसी भी किस्म का कोई डर ना हो। याह्या अफरीदी साहब कल का दिन और बड़ा इजलास, अब देखते हैं क्या होता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारी फैमिली को, आपको और आपकी फैमिली को खुश व खुर्रम रहें, रखे, जहाँ भी रहे खुश हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।